करते हैं बेसिक कोई भी एक शीट खोल लो, ठीक है। एंड उसके अंदर आपको पता है कि डेवलपर में जाके अपना विजुअल बेसिक का ऑप्शन है, उसमें जाओगे आपको विजुअल बेसिक का प्रॉपर एक पैनल होता है, अलग से विंडो होती है, वो खुल जाएगी, है ना। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन इन द मीटिंग एज वेल। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे डेवलपर में जाऊंगा और विजुअल बेसिक पे क्लिक करूंगा और बस इस तरीके से पैनल खुल जाता है, ठीक है। आपका भी ब्लैंक आ रहा होगा और लेट मी डिलीट दिस मॉड्यूल एज वेल। ठीक, ठीक, इस तरीके से पैनल खुल रहा है, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो आपके पास वीवीए प्रोजेक्ट वगैरह की आपकी शीट्स होंगी, एक तो ना शीट 1 शीट 2 शीट 3 जितनी भी शीट्स है, और उसके नीचे मॉड्यूल्स का फोल्डर होगा। इट कैन बी आइदर ब्लैंक और उसमें अगर मॉड्यूल हो, सो नॉट अ बिग डील, ठीक है। सो अब जितने भी मेरे एक्सेल के ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो मेरे सारे ऊपर वाले फोल्डर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट्स करके फोल्डर है उसमें रहते हैं, ठीक है। जितना भी मेरा कोड वाला पार्ट रहता है, दैट इज वीबी वाला पार्ट, वो सारा मेरा मॉड्यूल्स में रहता है, ठीक है। इसके अंदर जो मैं कस्टम अपने वीबी की स्क्रिप्ट लिखता हूँ वो होती है, और जितने भी मैक्रोज बनाता हूँ वो रहते हैं, ठीक है। तो मैक्रो कोड भी यहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है। अब काफी बेसिक से स्टार्ट किया था कल हमने, अभी वो चीज एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। मेरे को ना सबसे पहले एक नया मॉड्यूल ऐड करना होता है, ठीक है। काफी सिंपल है, आई विल जस्ट गो टू इंसर्ट एंड यहाँ से मॉड्यूल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। एक नया मॉड्यूल ऐड हो जाता है, ठीक है। अब जब आप एक वीबीए की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, जब आप एक बेसिकली मैक्रो बना रहे हो, एक इसे भी आप मैक्रो ही कहते हो, ठीक है, इसमें आप कोड करके बना रहे हो बस, ठीक है। तो जब भी आप एक वीबी की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, जो मेरी वीबी की स्क्रिप्ट है वो रैप होती है सबस के अंदर, ठीक है। तो सिंटेक्स कैसे रहता है, मैं विल राइट सब, ठीक है। उसके दिख रहा है ना तो, ठीक है। सब देन मेरे जो फंक्शन है उसका कुछ भी नाम रख सकता हूँ, ठीक है। नेमिंग स्कीम वही है जो पाइथन में वेरिएबल्स वाली होती है, वही, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और कैरेक्टर्स, अंडरस्कोर और नंबर्स, सिर्फ ये 3 चीजें यूज कर सकते हो, स्पेस नहीं लगा सकते बीच में, ठीक है। तो मैं सिंपली टेस्ट रख लूंगा एंड पैकेट्स, ठीक है। तो करना पड़ता है, मैं एंटर करूंगा एंड सब मेरे पास अपने आप आ जाता है, ठीक है। ये मेरा बेसिकली वीबीए को बता रहा हूं मैं कि भाई ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, ठीक है। अब इसके बीच में जितना भी प्रोसेस होगा सब कुछ इसके बीच में होगा, ठीक है। तो वीबीए जो कंसेप्ट वाइज काफी सिंपल चीज है, ठीक है। बहुत ज्यादा कंसेप्ट होते नहीं है इसके अंदर। द मेन पॉइंट इज कि इसमें फंक्शंस होते हैं अलग अलग, जैसे एक्सेल के फॉर्मुलाज होते हैं ना, उस तरीके से वीबीए के अपने फंक्शंस हैं अलग अलग, ठीक है। वो फंक्शंस को पढ़ने की जरूरत होती है वीबीए में अच्छे से काम करने के लिए। अब फंक्शंस जस्ट लाइक फॉर्मुलाज बहुत सारे हैं, बॉर्डर्स के लिए फंक्शंस हैं, फॉर्मेटिंग के लिए फंक्शंस हैं, प्रॉपर आपके कलरिंग के लिए फंक्शंस हैं, टेक्स्ट के लिए फंक्शंस हैं, हर एक चीज के लिए फंक्शंस हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए, रेंज सेलेक्ट करने के लिए, सबके लिए फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इतने सारे फंक्शंस याद रख पाना इम्पॉसिबल हो जाता है ना। तो जैसे एक्सेल के अंदर फॉर्मुला का पूरा बार होता है जिसके साथ आप फॉर्मुला ढूंढ भी सकते हो, उसी तरीके से इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक होती है जिससे आप फंक्शन ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको ना बॉर्डर ऐड करना है किसी सेल का, ठीक है। अब आपको फंक्शन का नेम पता नहीं है उसका, तो व्हाट यू विल डू इज कि भाई एक मैक्रो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करोगे। मैक्रो रिकॉर्डिंग पता है, नहीं मैं बता देता हूँ एक बार आपको मैक्रो रिकॉर्डिंग भी। बेसिकली मैक्रो रिकॉर्डिंग यहाँ से होती है, ये रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन है ना, इससे होती है। बाकी जब मैं एक्सेल एक बार करवाऊंगा तो दोबारा ढंग से बता भी दूंगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो बेसिकली क्या होता है कि भाई एक काम मैंने किया उसको रिकॉर्ड करके रख लिया, उसको रिपीट कर लूंगा जब भी मेरे को मन करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ उसका एक मैक्रो रिकॉर्ड हो जाता है, और यहाँ से वो मेरे मैक्रोस मैनेज होते हैं। यहाँ पे जितने भी मेरे मैक्रोस दिख रहे हैं ये सारे मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसका वापस वीवी पैनल में जाऊँ, ठीक, किसी भी मैक्रो को मैं सिलेक्ट करके ना उसको एडिट कर सकता हूँ, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है। और मैं वीवी पैनल में जाऊँ, यहाँ पे बस मॉड्यूल 1 देखोगे तो दिस इज अ मैक्रो, ठीक है। सिंपल सा मैक्रो है कि भाई इसके अंदर ये लिखा हुआ है, G11 सिलेक्ट किया, ये लिखा, G13 सिलेक्ट कर लिया। सिंपल सा मैक्रो है, छोटा सा मैक्रो है, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर बॉर्डर वगैरह डालोगे तो बॉर्डर वगैरह का कोड भी इसमें आ जाएगा, फंक्शन वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से फंक्शन का रेफरेंस ले सकते हो कि भाई मेरे को बॉर्डर डालने हैं, फॉर्मेटिंग करनी है, जो भी करना है,
यहाँ से आप फंक्शंस का रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। उसमें जो मेन प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट होते हैं बेसिकली, वो हम एक्चुअली वीबीए वाले पार्ट में सीखेंगे, ठीक है। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए, लूप्स हो गए, सीखेंगे वो सब, ठीक है। सो इफ आई गो बैक टू माई मॉड्यूल 2, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर सीखा पहले कि वीबीए स्टार्ट कैसे होता है, एंड कैसे होता है, ठीक है ना। अब इसके बीच में वैसे तो देखो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ू, यहाँ पे एक टैब दूं, बट जस्ट फॉर द रीडेबिलिटी पर्पसेस मैं यहाँ पे एक टैब देना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। इससे बेसिकली जब स्क्रिप्ट बड़ी होती है तो रीडेबिलिटी इजी हो जाती है ना। तो ये चीज। एंड अब कंसेप्ट बता देता हूँ कौन कौन से कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड अ मैसेज बॉक्स, ठीक है। मैसेज बॉक्सेस एक पर्टिकुलर बॉक्स टाइप होगा, जैसे वार्निंग टाइप आती है, पॉपअप आते हैं ना, उस तरीके का बॉक्स पॉपअप कराने का प्रॉपर हमारा मेथड होता है, वो सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद द सेकंड पार्ट वी विल लर्न इज वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, ठीक है। एक वेरिएबल कैसे डिफाइन किया जाता है, वेरिएबल पहले तो क्या होते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं, उनके कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, डेटा टाइप कैसे डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट विल बी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कि भाई कंडीशंस हैं, एक कंडीशन मैट होने पे ये हो रहा है, दूसरी कंडीशन मैट होने पे ये हो रहा है, जैसे इफ्स होते हैं, उस तरीके से वीबी के अंदर भी होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद चौथा कंसेप्ट आता है मेरे पास लूप्स का। नहीं, चौथा कंसेप्ट पहले हम वो पढ़ेंगे, बेसिक डेटा एडिंग या रिमूविंग, ठीक है। बेसिकली कि जितना भी अब तक मैंने बताया वो सारा वीबीए के अंदर ही हो रहा है ना। बट हमारा गोल तो एक्सेल के ऊपर काम करने का है, तो वीबीए से एक्सेल को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो वाला पार्ट रहेगा एक, ठीक है। और लास्ट में लूप्स, एक काम को रिपीटेटिव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लूप्स का कंसेप्ट आता है, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, हाँ मतलब चीजें, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप जितने भी काम एक्सेल पे कर सकते हो वो सारा काम यहाँ से करते हो। द पॉइंट इज कि भाई अब मेरे को, हाँ बे- इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो आप, मॉड्यूल्स के उसमें अगर इसको आप देखोगे तो मैक्रो सिंगल टास्क के लिए होता है, दैट इज नॉन कोडिंग टाइप वाला पार्ट हो गया वो, ठीक है। इसमें मेरे को कोड से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता। वीबीए मेरे को कोड से इंटरेक्ट करना पड़ता है, बट कंट्रोल बहुत ज्यादा दे देता है। जैसे मैक्रो है, उसके अंदर माना आपने एक काम किया, वो काम आप 60 बार करना चाहते हो तो आपको 60 बार करना पड़ेगा, तभी वो मैक्रो में आएगा। वीबी में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैक्रो इज जस्ट रिकॉर्डिंग दैट, जो भी आप काम कर रहे हो उसे रिकॉर्ड करके रिपीट कर रहा है सिर्फ, ठीक है। तो बैकएंड में वो भी वीबी की स्क्रिप्ट ही लिख रहा है, ठीक है। बट उसके अंदर कंट्रोल इतना अच्छा नहीं आएगा। मैंने एक समरी बनाई, मेरे को 60 बार बनानी है, वो मैक्रो से नहीं कर सकता, मेरे को वीबी में उसके कोड में आके लूप लगाना पड़ेगा उस पर। तो ये वाला पार्ट होता है। बेसिकली दोनों चीजें कर सेम चीज नहीं है, मैक्रो पे कंट्रोल कम है मेरे पास, वीबी में प्रॉपर कंट्रोल आ जाता है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग फॉर मैसेज बॉक्स, ठीक है। मैसेज बॉक्स कुछ नहीं है, बस एक वार्निंग पॉपअप टाइप होता है, ठीक है। उसका बेस्ट यूज केस ये होता है कि भाई अब एक्सेल है, स्लो होता है, पता ही है आप लोगों को, है ना। तो कभी कभी जब मैं बड़ी स्क्रिप्ट से वर्क करूंगा तो मेरे को पता नहीं लगेगा कि स्क्रिप्ट रन हो गई या हो रही है, या वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। तो इस वजह से मैं मैसेज बॉक्स डाल देता हूँ कि भाई जैसी मेरी स्क्रिप्ट रन हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, मैसेज बॉक्स आ जाएगा, ताकि मेरे को पता लग जाए कि मेरी स्क्रिप्ट रन हो चुकी है, ठीक है। या फिर अगर बीच में कोई एरर वगैरह आ रहा है, ठीक है, या फिर यूजर को कुछ वार्न करना है, तो उन सबको मैसेज बॉक्स की तरह एक पॉपअप की तरह दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सिंटेक्स होता है। अब देखो जो वीबी है ना वो केस सेंसिटिव है, बट उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैसेज बॉक्स का सिंटेक्स होता है, एग्जैक्ट सिंटेक्स इज दिस, ठीक है। ये होता है करेक्ट सिंटेक्स। अब केस सेंसिटिव है, मैं इसको छोटे में नहीं लिख सकता, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। बट फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैं एंटर करूंगा उसे वो अपने आप करेक्ट कर देता है, ठीक है। इसमें मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि मैं सिंटेक्स कैसे लिख रहा हूँ। और हाँ, मान लो मैंने कुछ अलग ही लिख दिया जो एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो प्रॉब्लम होगी। बट अनलेस मैं बहुत ज्यादा बड़ी गलती नहीं कर रहा हूँ, एक्सेल अपने आप सारी फॉर्मेटिंग संभाल लेता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब मैसेज बॉक्स का फॉर्मेट क्या है, मैंने फंक्शन कॉल किया मैसेज बॉक्स का, उसके आगे इन स्ट्रिंग्स, इन सॉरी डबल कोट्स, आई कैन राइट एनीथिंग, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, हेलो फ्रॉम वीबीए, ठीक है। तो क्लोज दिस, सिंपल।
बस इसको मैं यहाँ से ऊपर मेरे पास प्ले का साइन है, इससे या फिर F5 दबा के एग्जीक्यूट कर लूंगा। मैं एग्जीक्यूट किया। ओके, अब मैंने सेव नहीं कर रखा है, आई विल सेव इट ओवर हियर। ठीक है, Then, हाँ, आ गया ना, हेलो फ्रॉम VBA। ठीक है, सिंपल, प्रीटी सिंपल। ठीक है, ये तो सिंपल सा मैसेज बॉक्स का कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास सबसे पहला कंसेप्ट जो मेरा मेन कंसेप्ट आता है, दैट विल बी वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ठीक है, मैं वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करता हूँ और उनको डेटा टाइप्स में कैसे यूज करता हूँ, कैसे करता हूँ। ठीक है, अब जैसे आपके लिए बता रहा हूँ, पाइथन में सिंपल मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा, उसमें दे दूंगा, उसको अपना पता है कि कौन सा टाइप है, क्या है, सब पता है। इसमें ऐसा नहीं होता, दिस इज क्लोजली रिजेंबलिंग सी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें पहले मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई वेरिएबल कौन सा है, उसमें कौन सा डेटा टाइप स्टोर करने वाला हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद उसमें वैल्यू डालता हूँ। ठीक है, कैसे करूंगा, ये वाला पार्ट लिखना है आपको। ठीक है, ठीक है, तो इस वाले को हटा रहा हूँ मैं, एक्चुअली आपने तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब वेरिएबल डिफाइन करने के लिए जो कीवर्ड है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड डिम। तो आई विल राइट डिम। ठीक है, इसके बाद आता है वेरिएबल का नाम। ठीक है, अच्छा वेरिएबल का कंसेप्ट बता दो पहले आपको, आपको तो पता भी नहीं है। ओके, वेरिएबल का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि जैसे ना अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूं, तो आई हैव अ बॉक्स। ठीक है, इमेजिन मेरे पास एक बॉक्स है, उसके ऊपर मैंने क्लोथ लिखा हुआ है। क्लोथ 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 कपड़े। ठीक है, क्लोथ लिखा हुआ है। ओके, अब बेसिकली वो एक स्पेस है ना, उसके अंदर मैं स्टोर कुछ भी कर सकता हूँ। द पॉइंट इज, अगर क्लोथ स्टोर करूंगा तो इट विल मेक्स मोर सेंस, राइट। बट इट बेसिकली लाइक एक स्पेस है जिसको मैंने नाम दे रखा है। अब अगर वो घर में कहीं पे भी रखा है तो मैं उसको रेफर कर सकता हूँ, भाई वो डब्बा है जिसके ऊपर कपड़े लिखा हुआ है ना, मैं रेफर कर सकता हूँ उसको, एंड मैं उसमें से वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यही सेम कंसेप्ट है वेरिएबल्स का। और मेरे को कुछ भी स्टोर करना होता है while my code is running, I use concept of variables. Variables basically spaces है जिसके अंदर मैं चीजें स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है कि अब बॉक्स के एग्जांपल अगर मैंने दिया तो आप ये मत समझना कि मैं चीजें डालता रहूंगा स्टोर होती रहेंगी, ऐसा नहीं है। एक वेरिएबल के अंदर एक ही चीज स्टोर होती है। ठीक है, अगर मान लो आपने उस वेरिएबल के अंदर मान लो पहले एक नेम का वेरिएबल है। ठीक है, उसके पहले योगेश डाला हुआ था। ठीक है, फिर कुछ लाइन बाद उसके अंदर पंकज डाल दिया लेट्स से, तो वैल्यू उसकी पंकज हो जाएगी, योगेश हट जाएगा, एक बार में एक ही चीज। ठीक है, आया समझ, बेसिक कंसेप्ट है ना? हाँ, नहीं नहीं वो तो, अच्छा नहीं आपकी जो आपने फाइल खोली है वो सेव्ड फाइल है क्या कोई? हाँ, वो आपने मैक्रो का ना बेसिकली कंसेप्ट में था, इसको ना एक नई फाइल में कर लेना, क्योंकि मैक्रो के लिए जो एक्सटेंशन रहता है ना, दैट इज XLMS, और जो नॉर्मल एक्सेल होती है उसके लिए XLSX होता है। सॉरी, हाँ हाँ, आप इस तरीके से कर सकते हो, वरना आप इसको जो नॉर्मल आपकी शीट है ना, उसको एक बार और सेव एज कर लो। उसमें जब सेव के लिए पॉपअप विंडो आती है ना, वहां पे ऑप्शन भी आप चेंज कर सकते हो, तो इसी की कॉपी भी बन जाएगी, आप इसमें भी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फाइल के अंदर आप मैक्रोज यूज नहीं कर सकते, बट मैक्रो वाली फाइल के अंदर आप नॉर्मल सारा काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास XLMS वाला फॉर्मेट है ना, तो उसके अंदर नॉर्मल तो सारा काम हो जाएगा, मैक्रो भी साथ में चलेंगे, बट XLSX में बाकी सारा काम होगा बट मैक्रो नहीं चलेंगे। ठीक है, हाँ, अब वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल बनाने का सिंपल सा कंसेप्ट है, आई हैव टू यूज द कीवर्ड डिम। डिम बेसिकली स्टैंड फॉर डायमेंशन। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा पाइथन वगैरह की तरफ जाते हैं ना, तो वेरिएबल्स को डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैं लिखा डिम, अब इसके बाद मैं लिखूंगा वेरिएबल का नाम, लेट से नेम लिखा मैंने। ठीक है, ये मेरे वेरिएबल का नेम है। ठीक है, कुछ भी लिख सकता था मैं, राइट। अब मेरे को बताना है इसका डेटा टाइप, कि भाई इसके अंदर मैं किस तरीके का डेटा स्टोर करने वाला हूँ। ठीक है, एज करके आई कैन डू स्ट्रिंग। ठीक है, अब डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली कुछ भी इन डबल कोट्स, वट एवर आई वॉन्ट, इन बट इनसाइड डबल कोट्स। ठीक है, इसका पॉइंट क्या है कि अगर हमने 1 2 3 भी लिखा, तो 1 2 3 विल बी, अगर वो एक स्ट्रिंग है तो उसके ऊपर आप कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। करेगा पॉइंट, स्ट्रिंग है, अगर 1 2 3 भी एक स्ट्रिंग में है तो उसके ऊपर आप कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स सिमिलर टू योगेश। ठीक है, वो डिस्प्ले के लिए है सिर्फ,
उसके ऊपर आप चेंजेस नहीं कर सकते। स्ट्रिंग बेसिकली इस तरीके से मानो आप, ठीक है। दूसरा आता है मेरे पास इंटीजर। इंटीजर इज फॉर नंबर्स, ठीक है। नंबर्स बेसिकली आप कोई भी नंबर स्टोर करो, उसके ऊपर कुछ भी कैलकुलेशन परफॉर्म करो, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास रेंजेस आती हैं और काफी सारे टाइप्स होते हैं, बट मोस्टली मेरा स्ट्रिंग एंड नंबर्स के ऊपर ही वर्क होता है। बाकी डेट होता है, डेट्स के ऊपर वर्क करने के लिए। एंड वी हैव फ्लोट फॉर पॉइंट वाली वैल्यूज। 18.9 है, 78 पॉइंट समथिंग है, पॉइंट वाली वैल्यूज है, कितनी मर्जी बड़ी हो, फ्लोट, ठीक है। चार मेन डेटा टाइप होते हैं। उसके अलावा और भी होते हैं, रेंज, वेरिएंस वगैरह होते हैं, काफी कुछ होते हैं इसमें डेटा टाइप्स, ठीक है। बट मोस्टली यही यूज होते हैं, मेन ये चार है, ठीक है। आपके पास इसी चार में से किसी एक टाइप का डेटा आता है हमेशा, ठीक है ना। तो मैंने डिफाइन किया देन नेम स्ट्रिंग, यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया है। अब मैं इसकी वैल्यू असाइन करूंगा, ठीक है। देखो एज मैंने छोटा लिखा तो अपने आप कैपिटल जाता है ना। अब मैं इसकी वैल्यू असाइन करूंगा। वैल्यू कैसे असाइन करूंगा, मैंने लिखा नेम इक्वल टू, इन कोट्स क्योंकि स्ट्रिंग है, कोट्स में लिखूंगा, कोट्स में लिखा योगेश, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई है, क्लियर है। अब इसको लेट से मेरे को मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवाना है, तो आई विल सिंपली डू मैसेज बॉक्स, लेट्स से हेलो। अब मेरे को वेरिएबल इसके साथ ज्वाइन करने के लिए आई यूज एंड, ठीक है। दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए आई यूज एंड नहीं। समझ आ रहा है क्या होगा, हेलो कोमा स्पेस योगेश नाम आ जाए, ठीक है। बस इसको मैं रन करूंगा अगर, तो हेलो योगेश, सिंपल है ना, सिंपल है ना, ठीक है। इसी तरीके से लेट्स डिफाइन वन मोर वेरिएबल, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सो डिम एज ले ली मैंने इस पर एज इंटीजर ले लिया, ठीक है। अब एज की वैल्यू लेट से मैंने कर दी 34, ठीक है। अब ये लिखा। अब इसके बाद आई विल पुट अनदर एंड, सेम ही लाइन में क्योंकि मैं पूरा लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो हेलो योगेश, यहाँ से कॉमा हटा देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद ये यू आर यस ओल्ड, ठीक है। एक एंड रह गया, यहाँ पे एंड रह गया, ठीक है। हेलो योगेश यू आर 34 years old, राइट। इसमें ना आप एक चीज नोटिस करोगे कि भाई मैंने ईयर से पहले यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, यू आर के बाद स्पेस दिया हुआ है ना। दिस इज बिकॉज जब मैं ऐसे कॉन्केटेंट कर रहा होता हूँ, तो वो ना अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा तो वो के डायरेक्टली बात बाय स्टार्ट कर देगा, वो वर्ड्स को सेपरेट आउट नहीं करेगा। तो मेरे को जो स्पेसिस हैं वो भी एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट किए जाते हैं, तो मेरे को मैन्युअली देना पड़ता है वो, ठीक है। इफ आई रन दिस, हेलो योगेश यू आर 34 years old, ठीक है। तो इसे इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं, समझ आया, समझ आया, ठीक है। अब लेट मी डू वन थिंग, कि एक ना अपनी एक्सेल शीट के अंदर सबसे पहले अब एक्सेल के वाला पार्ट कर लेते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट में जाने से पहले एक्सेल को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो आई विल सिंपली डू, इसमें मैंने ये दो वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। अब आई कैन डू, तरीके से नहीं बताते आपको, वो थोड़ा अलग तरीके से बताते हैं, ठीक है। मैंने अभी सारा अपना कोड हटा, कोड लिखना था ये, कोड लिखना ही वाला, एक बार कोड लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना।
सेकंड वाला एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वाला, ठीक है, ये होता है। इसमें आप जब सेव करोगे ना तो इट विल बी डॉट एक्सेल एमएस, एमएस या एमएक्स होगा वो देख लेना, बट नेम वाइज इट इज एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। सेव कर लिया उसमें। डिसेबल क्यों है? कर देता हूँ। एक मिनट एक बार इसको एक्सेल को रिस्टार्ट करो एंड अब देखो एक बार करके, चलता है तो फिर मैं बताता हूँ कैसे हुआ है। चल गया ना? हाँ, उसमें एक बार मैक्रो सिक्योरिटी में जाओ डेवलपर के अंदर ना, जहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन था ना, वहीं पे नीचे मैक्रो सिक्योरिटी है ना? हाँ, इसके अंदर अब 4 ऑप्शन होंगे ऊपर, लास्ट वाला है अनेबल मैक्रो करके। हाँ, उसको क्लिक कर दो और नीचे वाले जो 2 चेक बॉक्स हैं दोनों को चेक कर दो। हाँ, ओके कर दो, एक बार अपना एक्सेल रिस्टार्ट कर लेना फिर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग अनेबल होती है वैसे तो, पता नहीं आप लोगों ने डिसेबल की थी, एक बार एक्सेल रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसके बाद, ठीक है ना, और ये चल जाएगा। ठीक है, एक बार रिस्टार्ट कर लो फिर कोड चला के देख लेना, फिर आगे बता देता हूँ। या फिर इतने आगे बता देता हूँ, आई थिंक कोड तो लिख लिया ये वाला आपने, है ना? आगे बता देता हूँ फिर, रन करके देख लेना, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे एक्सेल की सेल्स हैं, एक्सेल की शीट्स हैं, उसके ऊपर कुछ भी वर्क करने की, ठीक है। तो अब मेरे को अगर अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर वर्क करना है तो मेरे पास 2 मेन काम होते हैं, ठीक है। या तो मेरे को सेल की वैल्यू रीड करनी है या फिर उसमें राइट करना है, यही 2 काम होंगे, है ना? सबसे पहले रीड करने वाला बताता हूँ, ठीक है। फॉर दैट आई विल जस्ट एड सम डमी डेटा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 थोड़ी सी काउंटिंग लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी काउंटिंग लिख ली बस, ठीक है। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम C3, है ना? यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे आई विल यूज रेंज, ठीक है। रेंज के अंदर आई डिफाइन द सेल एड्रेस, ठीक है, C3, ठीक है, डॉट वैल्यू, ओके। अब इसको मैं डाल दूंगा मैसेज बॉक्स के अंदर, तो एक्चुअली सीधा वैल्यू, मतलब ये तो रीड कर लेगा, इससे बेसिकली मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। रीड करके मेरे को देखना भी है, तो मैं मैसेज बॉक्स के अंदर सिंपली डाला इसे, ओके। मैंने रन किया,
1, C3 के अंदर 1 है, 1 आ गया यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, हाँ, नहीं चेंज नहीं कर रहे हम, दिस इज बेसिकली वी आर रीडिंग द सेल। ठीक है, मैं रेंज भी रीड कर सकता हूँ, C3 से मान लो मेरे को C7 तक रीड करना है। ठीक है, मैं रेंज भी रीड कर सकता हूँ। अरे अच्छा, रेंज वाला भी बताता हूँ को ना, क्योंकि मैं मैसेज बॉक्स के अंदर पूरी रेंज नहीं शो कर सकता ना, मैसेज बॉक्स के अंदर पूरी रेंज नहीं आएगी, तो रेंज वाला भी बताता हूँ। तो उससे पहले जानते हैं कि मैं वैल्यू अपडेट कैसे करता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू अपडेट करने के लिए मान लो मैसेज मैसेज बॉक्स हटा दिया। ठीक है, वैल्यू अपडेट करने के लिए कुछ नहीं करना, बस इक्वल टू करके मैं नई वैल्यू लिख दूंगा इसमें। ठीक है, लेट्स से 1 की जगह 12 करना था। ठीक है, बस मैं इसको रन किया, कुछ भी यहाँ पे फर्क नहीं दिखा, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, और यहाँ पे 1 की जगह 12 हो गया। ठीक है, अब मान लो मेरे को पूरी पूरी रेंजेस के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज C3 से लेके C8 तक। ठीक है, C नहीं करते, इसको D कर लेते हैं। ठीक है, D3 से लेके D8 तक की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू C वाले जो कॉलम है उसके जैसी। ठीक है, तो समझ आया क्या हुआ? जो C3 से लेके C8 तक की वैल्यू थी वो एज इट इज D3 से लेके D8 में आ जाएगी। ठीक है, वी रन दिस, मैं जाऊंगा अपनी शीट के ऊपर। अच्छा, देखो C3 से लेके 8 तक की वैल्यूज एज इट इज यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं रेंजेस के ऊपर वर्क करता हूँ। राइट, ये ना अभी मैं काफी बेसिक पार्ट ही बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मुला वगैरह डालोगे वो इक्वल टू करके बस फॉर्मुला डालोगे, इट विल वर्क। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को इसका पूरे का सम चाहिए, सो इट इज फ्रॉम C3 टू C19। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा एंड लेट से मैं ये इसी का सम, नहीं सम तो निकाल लूंगा, उसके लिए मेरे को रेंज की जरूरत नहीं है ना एक्चुअली, मेरे को एक सेल पहले डिफाइन करना है जिसमें मेरे को सम देखना है। तो E3 में मेरे को सम देखना है। ठीक है, अब इक्वल टू वैल्यू के अंदर कोड्स के अंदर अपना फॉर्मुला डाल सकता हूँ सिंपली इक्वल टू सम, इसके अंदर हेल्प नहीं मिलेगी, सो यू हैव टू मैनेज थिंग्स ऑन योर ओन। ठीक है, सम के अंदर मेरे को C3 से लेके C15 तक लेते हैं, शायद इतना ही था, याद नहीं है नंबर। ठीक है, इस तरीके से मैं लिखूंगा, मैंने रन किया, शीट पर जाऊंगा, यहाँ पे 102 सम आ गया। अब मैं देखो फॉर्मुला लगा हुआ ये वाला, अच्छा 19 लिखता हूँ, मैं वहां पे 19 करूंगा, उसका पूरा सम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सम्स वगैरह निकाल सकता हूँ। क्या समझ आया? ठीक है, पहला पार्ट क्लियर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। राइट, अब इसमें ना एक दिक्कत है मेरे पास। इसमें दिक्कत क्या है कि भाई जब भी मेरे को कुछ भी काम करना है तो मेरे को प्रॉपर सेल के एड्रेसेस डिफाइन करने पड़ रहे हैं, है ना? अब अगर मैं कोई काम ऑटोमेट करने वाला हूँ तो सेल के एड्रेस कितने डिफाइन करूंगा, कितने ही सेल के एड्रेस डिफाइन कर लूंगा। मान लो मेरे को ए, लेट्स से मेरे पास ना ए वाला जो कॉलम है उसके अंदर कुछ 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 वैल्यूज पड़ी है। ठीक है, अब मेरे को भाई देखना है कि पहली वैल्यू रीड करे, अगर वो 30 से ऊपर है तो पास दिखा दे, 30 से नीचे है तो फेल दिखा दे। और मेरे को पता नहीं है एक ही कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं, या फिर हर बार हर शीट पे अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, तो मैं हर शीट के हिसाब से सेल की रेंज थोड़ी ना डिफाइन करूंगा। पॉइंट है ना? तो एक और तरीका होता है इसको चीज को फेच करने का। ठीक है, तो दूसरा तरीका है वो क्या है, ये जैसे E3 में ही मेरे को देखना है। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ रेंज, पहले तो मैं मैसेज बॉक्स डाल देता हूँ, इंस्टेड ऑफ रेंज आई कैन यूज सेल्स। ठीक है, सेल्स के अंदर क्या होता है मैं ना रोज एंड कॉलम के बेसिस पे अपना एक वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। मेरे पास E3 था। ठीक है, सो ई कॉलम नंबर इज, सॉरी पहले रो नंबर, E3 है तो 3 रो नंबर हुआ, ई नहीं आएगा 5 आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ठीक है, एक्चुअली फायदा इसका यही है कि ई वगैरह से हटके मैं न्यूमेरिकल पे आ गया।
अब क्योंकि मैं इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू वैल्यू दे रहा हूँ, तो मैं लूप्स के अंदर से इसका वैल्यू अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसकी बस सिंपली डॉट यू वैल्यू, ठीक है। इसको रन करेंगे, गिव मी अ सेकंड, तो मैं रन कर लूंगा टेस्ट में, रन, और 102 वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसमें तो कुछ लिखना है? क्या इसमें कमेंट्स परसेंटेज के बेसिस पे होता है? एक मिनट, मेरे को वो वाली चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी। नहीं, सिंगल लाइन होता है ना, वाले फैक्टर नहीं, ये नहीं है इसमें, हैशटैग ही है क्या? उसमें लाइन देखनी पड़ेगी। हाँ, मैं देख देता हूँ कमेंटिंग वगैरह का इसमें उन्हें। अच्छा नहीं, हाँ इसमें से देख सकते हैं ना हम, सिंपली मैं इसमें से भी देख सकता है। हाँ ये है इसमें, हाँ एपोस्ट्रोफी है, ये वाला एपोस्ट्रोफी से कमेंट बन जाता है। हम्म, ठीक है, जो भी इसमें से लिखना है वो लिख लो, फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट्स कर लो या वो वही डालेंगे। तो स्लैश वर्क करता है क्या इसमें? कॉमन या एपोस्ट्रोफी? सिंगल कोट, सिंगल कोट। कल तो आएंगे ना इस वाले टाइम पे? तो कल फिर हम वीबीए खत्म कर लेंगे ना, एंड अगले हफ्ते से एसक्यूएल शुरू कर लेंगे। हाँ वो होमवर्क में बताया होता, मैंने देखा था वो, मैं चेक नहीं कर पाया बस उसे भी। हाँ क्लास के बाद भी डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है क्लास की बात तो। हाँ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो कौन सा क्वेश्चन है इतने वो लिख रहे हैं तो, कौन सा क्वेश्चन है इतने वो लिख रहे हैं इतने बता दो। हाँ अगर आपको नोटेड है तो एक बार दिखा दो। बेसिक टू का क्वेश्चन 16 इसी। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया, वो तो वो चीज प्रैक्टिस से आएगी, वो एकदम से नहीं आएगी। बेसिक टू का क्वेश्चन 16। हम्म हम्म, सिंपल है, इसमें बस काउंट कर लो हर एक कैटेगरी की कितनी वैल्यूज हैं, और हर एक कैटेगरी की एक एक आ रही है तो फेयर दिखा दो, ठीक है। अगर हर एक कैटेगरी की एक से ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग दिखा दो, है ना। इसमें हाँ बेसिकली टाइप मैचिंग वाला है ये।
क्या हुआ, कुछ error? ऊपर सब और एंड सब सही से लिखा है? बड़ा देखो चलो। सब और फंक्शन वो सेल के लिए बोल रहा है, ये सेल नहीं सेल्स है। वो कैपिटल स्मॉल वगैरह का खुद ध्यान रख लेगा, बट मैंने बोला मिसिंग होगा तो वो नहीं कर पाएगा उसको फिक्स। हाँ, कैपिटल स्मॉल का खुद ध्यान रख लेता है, बट कुछ मिसिंग होगा तो वो नहीं वो समझ पाएगा। डन, ठीक है। अब चलते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। तो सिंपली एक कंडीशन स्टार्ट करने के लिए आई डू इफ, ठीक है, देन आई हैव टू गिव अ कंडीशन, ठीक है। मेरी शीट में लेट्स डू वन थिंग कि इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 देन हम एफ वाली रो में पास लिखवाते जाएंगे, वरना फिर लिखवा देंगे, ठीक है। लिखवाते नहीं जा सकते, अभी हमारा लूप्स वाला कंसेप्ट हमने किया नहीं है। एक काम करते हैं, ये जो नंबर है ना इसकी वैल्यू देख लेते हैं, नेट से ऊपर पे पास नीचे पे फेल, ठीक है। एग्जांपल लेना हमें सिर्फ, तो इफ सेल हमारा E3 था ना, वो किसमें था वो, E3, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इफ cells and row is 3, 5 dot value equal to या इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक है। देन सॉरी, ठीक है। अब भाई इसके अंदर अगेन टैब लगाने की जरूरत नहीं थी मेरे को, बट मैं क्योंकि इफ का पार्ट लिख रहा हूँ तो मैं टैब लगाया है, ठीक है। आई विल डू की सेल्स में 3, 6 ले लेते हैं अगले सेल में, डॉट वैल्यू इक्वल, फिर उसके अंदर एक और इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और रिमेंबर जितने भी इफ आप स्टार्ट करोगे उतने ही एंड इफ आएंगे, बिल्कुल, ठीक है। और उसमें वही रहेगा कि मान लो इफ और इफ है, हर वाले इफ को खत्म करेगा। क्लियर?
तरीके से कर सकते हो आप। नहीं, आप बाय डिफॉल्ट कोई फाइल खोलोगे, अगर जैसे आपने एक ब्लैंक वर्कबुक खोला तो उसके अंदर मैक्रोज एनेबल कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो मैं सेव करने वाला हूँ उसे। ठीक है। समझ रहे? हाँ। हाँ, डिपेंड करता है कि अगर आपने एक पर्सनल प्रोजेक्ट वगैरह में सेव किया है तो आएगा, अगर उस वर्कबुक में था सिर्फ तो नहीं आएगा। ये वाला पार्ट हमने एक्चुअली मैक्रो में कवर किया था। दो तरीके से मैं अपने मैक्रो के कोड को सेव कर सकता हूँ। ठीक है। या तो जो वर्कबुक है उसी के अंदर सेव करूँ, या फिर मेरे पास एक्सेल की एक हिडन वर्कबुक होती है, उसके अंदर सेव करूँ। ठीक है। उसी वर्कबुक में सेव करने का मतलब है कि उस मैक्रो को मैं उसी वर्कबुक में यूज कर सकता हूँ सिर्फ। हिडन वाली में सेव करने का फायदा क्या होता है, मैं कोई सी भी वर्कबुक खोल लूँ, सब में यूज हो जाता है वो। ये वाला पॉइंट रहता है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे भी तो ये पर्सनल डॉट एक्सएलएस भी है ना, इसके अंदर जो मैक्रोज होते हैं वो मेरे मॉड्यूल में जाऊंगा तो ये जो मॉड्यूल है ये वाला, ये मैंने ओवरऑल के लिए बना रखा है। ठीक है। और देख सकते हो लाइक काफी बड़े बड़े मॉड्यूल्स भी हो जाते हैं। ये तो बेसिकली मैक्रो रिकॉर्डेड है ये, तो अलग चीज है, बट हाँ। ठीक है। ये वाला हमारा इफ कंडीशन हो गई, हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट हो गई। ठीक है। अब भाई आप इसके अंदर अलग अलग चीजें भी कर सकते हो कि भाई मैसेज बॉक्स भी पॉप कराना है या जो भी करना है। कंपोनेंट्स दे रहा हूँ मैं आपको, उनको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर होता है। ठीक है। किसके साथ क्या कंपोनेंट कैसे लगाएगा। ठीक है। वो आपके ऊपर है। ओके। तो आज के लिए फिर अभी इतना ही रखते हैं। इसके बाद मेरा लूप्स आता है। ठीक है। लूप स्टार्ट करूंगा फिर वो इट टेक्स टाइम। ठीक है। थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। ठीक है। कोड वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे। ठीक है। जो लूप्स होते हैं, लूप्स का बेसिक मतलब होता है कि भाई एक काम को बार बार कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और उसमें कुछ कुछ चेंजेस कर सकता हूँ हर एक बार करने में, राइट। लूप मतलब वर्ड से तो समझ आता है लूप क्या होता है ना। तो वही चीज लूप्स के होते हैं इसके वीबीए के अंदर भी, कि मान लो मेरे को कोई चेकिंग करनी है या फिर कुछ कलरिंग करनी है या कुछ भी करना है, बार बार करना है सेम काम, तो मैं लूप लगा देता हूँ उसके ऊपर एक। ठीक है। अब जो लूप होते हैं मेरे पास दो तरीके के होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है। जब मैं फॉर लूप, वैसे तो देखो जो फॉर लूप वाला काम है वो वाइल लूप भी कर सकता है, वाइल लूप वाला काम फॉर लूप भी कर सकता है। ठीक है। बट दो है तो इनके ना प्रेफरेंस होते हैं कि किस काम के लिए कौन सा लूप चूज किया जाता है। ठीक है। अब फॉर लूप वहां पे यूज किया जाता है, वहां पे चूज किया जाता है जहां पे ना मेरे को नंबर ऑफ आइटरेशन या फिर नंबर ऑफ लूप्स, कितनी बार चलना है लूप, वो पता हो। 50 बार, 100 बार, लाख बार, बड़ा नंबर जितना मर्जी हो, पता है मेरे को कि 1 लाख बार ही चलेगा ये लूप, 50 बार ही चलेगा ये लूप। तो इस केस में मैं यूज करता हूँ फॉर लूप। ठीक है। जब नहीं पता है तब वाइल लूप। ठीक है। अब बोलोगे भाई नहीं पता है तो लूप कंट्रोल कैसे हो रहा है, लूप को कंट्रोल करना पड़ेगा। वाइल लूप कंट्रोल होता है कंडीशन के बेसिस पे, कि भाई मेरे इन सेल्स में 100 ऐड करते जाओ जब तक इनका टोटल सम 500 नहीं हो जाता। तो इस तरीके से कंडीशन हो गई। अब वो 100 ऐड कर रहा है, जब तक 500 नहीं हो जाता, मान लो मैंने कोई और फॉर्मूला भी लगा रखा है वो घटा रहा है उसमें से, है ना। तो जब तक वो उसका बेसिकली एंड रिजल्ट 500 नहीं आता, वो 100 ऐड करता चला जाएगा। ठीक है। उसको अब 10 बार हो, 50 बार हो, 100 बार हो, जितनी मर्जी बार हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कंडीशन मीट होनी चाहिए वहां पे। कंडीशन मीट होने पे ही वो रुकेगा। ठीक है। ये होते हैं मेरे लूप्स। ओके। अब नॉर्मली एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस इतना ही वाला पार्ट आता है, बट एज अ बिजनेस एनालिस्ट हमें वीबीए में और भी जाना होता है, वो हम पावर बीआई की बात जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में आते हैं, प्रॉपर प्रोग्रामिंग की तरह जाते हैं उसमें, तो वो फिर उनका पार्ट रहेगा, वो मैं बाद में कराता हूँ। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर अभी, हाँ, बेसिक एज अ डेटा एनालिसिस में अगर आप देखोगे ना, डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस के लिए, तो एक्सेल में इतना ही चाहिए होता है, जो डेटा को क्लीन वगैरह करना है या जो भी करना है वो सारा काम इससे हो जाता है। जो आप सीखोगे दैट इज योर मैनेजमेंट वाला पार्ट आ जाता है, कि भाई आपके पास मल्टीपल शीट्स हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज की एंड एवरीथिंग, एजाइल फ्रेमवर्क का पार्ट होता है वो, कि आप रिस्क देख रहे हो कि हर एक चीज का रिस्क कितना हो सकता है, इस एम्प्लॉय को फायर करने का रिस्क कितना है, या वो सब है। वो वाला पार्ट जब आता है तो उसमें फिर वीबीए यूज होता है। तो थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाते हैं उसमें वीबीए में, तो वो वाला पार्ट रहता है, वो आपको पावर बीआई के बाद आएगा। ठीक है ना। तो और ठीक है, कल हम लूप्स करेंगे। वो सारे था, सारे कर लिया आपने। अच्छा।
हाँ एक काम करो, एक्सेल का कर लो, दैट विल बी बेटर। नहीं, आई वुड रिकमेंड कि आप पहले एक बार एक्सेल खत्म कर लो, कि एक्सेल कल यहाँ पे खत्म होने वाला है। आप असाइनमेंट्स भी कर लो साथ ही, तो एक बार वो एक तरफ से एक्सेल खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, उसके बाद वीकेंड आ रहा है। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, उसके बाद वीकेंड आ रहा है, कोई इशू नहीं है। वीकेंड में आप कह ही रही हो कि आप 10:30 बजे से 4:30 तक फ्री हो। क्लास तो 10:30 से 12 ही है। ठीक है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, बाय बाय।